नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज मैं आप सबके सामने एसएससी जीडी को टारगेट का बैच जो आपका चल रहा है उसमें से वेन डायग्राम का चौथा पार्ट लेकर आप सबके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ और आज की इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैं सारे आपको बता चुका हूँ और आप लोगों को क्या करना है, बस इसी को आगे कंटिन्यू करना है। जो कॉन्सेप्ट थे, बस आपके सामने प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को देखना है और सॉल्व करना है और एक एक स्टेप में क्या करना है, आगे मूव ऑन करना है। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाओ और आज के हम लोग सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे हम लोग जो है रोज़ करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की और इस सेशन को देखते हैं कि आगे जो हमें क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ से आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को आप सबको जो है सॉल्व करना है। तो आइए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। तो ये प्रश्न आपके सामने आ गया है, इस प्रश्न को पढ़ना है और बताना है किसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न आपके सामने है और देखो, जो इसके जो कॉन्सेप्ट है, जो नियम है, जो रूल है, मैं सारे आप सबको बता चुका हूँ। बस आपको अपने प्रश्नों में फोकस करना है, प्रश्न आएंगे और उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आकृति में त्रिभुज गाँवों में महिलाओं को दर्शाता है, वर्ग में बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है और वृत्त शिक्षित महिलाओं को दर्शाया गया है। तो अक्षर डी किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। अक्षर जो डी है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। देखो, मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हर बार चीज़ें आपको जो है यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलता, यहाँ दे देता है, लेकिन उससे हमें निकाल कर यहाँ पर क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। जैसे प्रश्न ने कहा यहाँ पर, अगर ध्यान से समझें तो कह रहा है आकृति में त्रिभुज गाँवों में महिलाओं को दर्शाता है। तो त्रिभुज जो है, जो त्रिभुज है वो गाँवों में महिलाओं को दर्शाता है, ये आपको ध्यान देना है। त्रिभुज गाँवों में महिलाओं को दर्शाता है, जो गांव की महिलाएं हैं उनके बारे में त्रिभुज आपको बता रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उसको ध्यान से देखना है आपको। और दूसरा है वर्ग जो है बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है। तो आपका जो वर्ग है वो बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है। तो ये जो आपका है ये बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है, जो क्या है, बेरोजगार हैं, बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है। वर्ग आपका बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है और वृत्त शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है। ये जो वृत्त है ये शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है, शिक्षित महिलाओं को। ये शिक्षित महिलाओं को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो अब इसको हमने ध्यान से लिख लिया, बना लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न को आपको देखना है और इसका आंसर देना है। तो प्रश्न ने बोला है कि अक्षर डी जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो अक्षर डी है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो यही देखना है। तो अक्षर जो डी होगा, ये देखो गाँवों में महिलाओं को और बेरोजगार महिलाओं को। तो ये जो केवल जो ये जो है, तो ये देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई और डी बात करते तो गाँवों में बेरोजगार और महिलाओं, तो जो डी है ये केवल महिलाओं, गाँवों की बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है। ये केवल गाँवों की बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है। तो गाँव में अशिक्षित महिलाओं को, शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को, शिक्षित नियोजित महिलाओं को, बेरोजगार महिलाएं जो गाँव में शिक्षित नहीं हैं। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही होगा। तो बेरोजगार महिलाएं जो गांवों में शिक्षित नहीं हैं उनको दर्शाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बेरोजगार महिलाएं, तो ये बेरोजगार महिलाओं को ये दर्शा रहा है और जो गांवों में रहती है लेकिन शिक्षित नहीं है, क्योंकि शिक्षित को हमें हटाना पड़ेगा, इसको हटा दें। या फिर केवल शब्द का इस्तेमाल कर सकता था, केवल गाँवों की बेरोजगार महिलाओं को। तो केवल गाँवों की बेरोजगार महिलाओं को भी डी दर्शा रहा है और बेरोजगार महिलाएं जो गाँव में शिक्षित नहीं है उनको भी डी दर्शा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाओ क्वेश्चन नंबर चौथे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला आज का हमारा है उसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो देखो, प्रश्न के पूछने के तरीके हैं, अलग अलग पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके वही होते हैं। बस प्रश्नों को एक बार ध्यान से पढ़िए और शुरू कर दीजिए। शुरुआत करेंगे तो अंत भी जरूर होता है।
तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज गांव में महिलाओं को दर्शाता है। फिर वही प्रश्न है, तो उसी से पहले फिर से हमको लिखना पड़ेगा और उसी से रिलेटेड जैसे प्रश्न कहा कि आकृति में त्रिभुज गांव में महिलाओं को दर्शाता है, तो वही बार बार चीज़ें आएंगी, हमें लिखना पड़ेगा। बार बार आपको एक बार लिखना है अगर डायग्राम बना रहे हैं तो गाँवों में महिलाओं को दर्शाता है, गाँवों में ये महिलाओं को दर्शाता है। वर्ग जो है बेरोजगार महिलाओं को, तो ये वर्ग है, तो ये आपका बेरोजगार महिलाओं को दर्शा रहा है, बेरोजगार महिलाएं, ये दर्शा रहा है बेरोजगार महिलाओं को। ये हो गया आपका बेरोजगार महिलाएं। और अब आगे बात करें और वृत्त शिक्षित महिलाओं को, तो जो वृत्त है ये शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है, जो वृत्त है ये शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है। ये हो गया। तो कह रहा है गांवों में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को कौन दर्शाता है, तो ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कहा है कि गांवों में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को, तो गांवों में शिक्षित और बेरोजगार महिलाएं मतलब तीनों होना चाहिए, गांव में भी रहना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए। तो ऐसा जो तीनों में कॉमन हो, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही आपके जो है इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ध्यान से प्रश्न को देखिए, गाँवों में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है कौन, जो तीनों में कॉमन है। और तीनों में कॉमन कौन सा है, ई केवल, और ई कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ई होगा। तो अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो प्रश्न ने कहा है कि गांवों में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है, तो गांवों में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है कौन, ई, और ई कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ई कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इस प्रश्न का अगला जवाब क्या होगा। आकृति में त्रिभुज गांव में महिलाओं को दर्शाता है, फिर से वही प्रश्न है, फिर से हमको लिखना पड़ेगा और लिखिए और प्रश्न का जवाब दीजिए। इस बार आप सबको जो है सोचना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। तो कह रहा है त्रिभुज गांव में शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है, ये गांव की महिलाओं को दर्शाता है, जो गांव में महिलाएं रहती हैं। ये हो गया। और फिर वर्ग बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है, जो वर्ग है ये बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है। ये हो गया। और वृत्त शिक्षित महिलाओं को, और जो वृत्त है वो शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है। जी हो गया। तो शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है। प्रश्न ने कहा है कि शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है, तो शिक्षित बेरोजगार महिलाएं, आपको ये बताना है कि ऐसी संख्या बताइए जो शिक्षित हों और बेरोजगार हों, लेकिन गांव से उसका लेना देना हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को, तो शिक्षित और बेरोजगार महिलाओं की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा कॉमन है जो शिक्षित और बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है, तो शिक्षित भी हों और बेरोजगार महिलाएं भी हों। तो शिक्षित और बेरोजगार महिलाओं का जो एरिया कॉमन होगा, आप ध्यान से देखें तो ये वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ई और एफ आएगा, और ई और एफ कहाँ है, तीसरे में, क्योंकि उसको गांव में रहने वालों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिक्षित और बेरोजगार दोनों होना चाहिए। तो ई और एफ कॉमन होगा, और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। प्रश्न कहा कि शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को, तो शिक्षित भी हो बेरोजगार महिलाएं भी हो, उसको गांव की रहने वाली महिलाओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए ई और एफ को लेना पड़ेगा। अगर यहीं पर कह देता कि शिक्षित बेरोजगार महिलाएं लेकिन गाँव में ना रहती हों, तो त्रिभुज को हटा देते, फिर उत्तर एफ आता। उसको गाँव में रहने वालों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिक्षित और बेरोजगार होना चाहिए। तो ई जो है ना, वो गाँव में भी रह रहे हैं, शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी है, तीनों में आता है, तो इसलिए ई और एफ को हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों का हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चेंज हो गया है, इसको पढ़िए और आरेख को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पर कौन कैसा आंसर आएगा।
तो कह रहा है कि दिए गए आरेख पर आधारित है, जहां त्रिभुज डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है, तो आरेख में कौन सा क्रमांकित स्थान उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार हैं। तो बताइए आरेख में कौन सा क्रमांकित स्थान उन डॉक्टरों को का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहले इसको आपको दर्शाना पड़ेगा कि कौन क्या है, दर्शाने के बाद आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भैया, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। करा के दिए गए आरेख पर आधारित है, जहां त्रिभुज डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो दोस्तों हैं ये क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व करता है, डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो वृत्त है ये खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि और आयत कलाकारों का, तो ये आयत है, तो ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, कलाकारों का। आयत जो है वो कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आरेख में कौन सा क्रमांकित स्थान उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार हैं। तो बताइए इसका प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए कि आपसे पूछना क्या चाहता है, लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। बाकी मैंने दर्शा दिया है, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कौन सा एरिया की बात कर रहा है। उसने कहा है कि आरेख में कौन सा क्रमांकित स्थान उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर कहाँ है, त्रिभुज में, उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान से देखिएगा, तो डॉक्टर तो हमें होना ही चाहिए। उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार हैं, मतलब खिलाड़ी भी हो और कलाकार भी हो। तो यहाँ पर तीनों की बात कर रहा है, और तीनों में अगर बात करें, दो की बात करें तो दो की बात करें, 2 लोग खिलाड़ी में नहीं आते। अगर 6 की बात करें तो 6 लोग जो है डॉक्टर में नहीं आते। और अगर हम 4 की बात करें तो 4 लोग कलाकार में नहीं आते। तो इसका मतलब है ये 5 बचेगा, और 5 एक ऐसी संख्या है जो डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, मतलब तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 5 लोग की संख्या ऐसी हो जाएगी जो तीनों का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा था उसी को हमें ध्यान से देखना है और करना है। जब इतना कर पाएंगे तभी प्रश्न हमारा जो है सही मायने में वहाँ तक पहुँचेगा और प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न आपका वही है, इसको पढ़िए। करा कि कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो केवल खिलाड़ी हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ त्रिभुज जो है डॉक्टरों का, तो जो त्रिभुज है आपका वो डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, ये बना दिया हमने। वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो जो वृत्त है ये खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, खिलाड़ियों का। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर आयत कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है, तो जो आयत है यह कलाकारों के बारे में बताता है। किसके बारे में, कलाकारों के बारे में बताता है। तो चलो सारी चीज़ें हमने दर्शा दी है, बस आप लोगों को जो है इस प्रश्न का आंसर निकाल कर बताना है कि कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। तो चलिए बता दीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान देना है। कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कलाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला डायग्राम आपका इतना है, लेकिन उसने कहा कि केवल खिलाड़ी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर के लिए उसने मना किया है। तो डॉक्टर को यहाँ से आपको क्या करना है, हटा देना है। तो आपके पास कितना बचा, केवल 6 बचा, और 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में।
अगर ध्यान से डायग्राम को देखेंगे और प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को आंसर से ज़रूर मिलता है, लेकिन थोड़ा सावधानी की आवश्यकता होती है। उसने यहाँ पर साफ साफ कहा था कि वो केवल और केवल क्या हो, कलाकार और खिलाड़ी हो, तो कलाकार और खिलाड़ी का सिर्फ और सिर्फ इतना ही डायग्राम कॉमन है, आपको ध्यान देना है। उसने डॉक्टर को मना किया है, तो डॉक्टर की संख्या जो होगी उसको आपको नहीं लेना, उसको आपको हटा देना है। तो सिर्फ यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। बोलो अभी समझ आया कि नहीं आया। तो इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। और जब आपने इससे पहली वाली क्लास पढ़ी होगी जो मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में बताया था, और अगर इसके बाद आपने प्रैक्टिस किया होगा, रूम पे पढ़ाई की होगी, तो शायद आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये होती है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप स्वयं मेहनत नहीं करते हो, और जब तक दोस्तों आप लोग स्वयं मेहनत नहीं करोगे वो चीज़ कभी नहीं आ पाएगी जो एक कंप्यूटर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात सच है, इसको स्वीकार करिए, और जितना जल्दी इसको स्वीकार कर लेंगे उतना ही आप सबके लिए बेहतर होगा। तो चलिए बताइए, अगला प्रश्न ये आ गया। तो ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है, बस पूछने का डायग्राम आपके पास बार बार एक ही आ रहा है, बस पूछने का तरीका अलग अलग कर दे रहा है। तो यहाँ पर उसने कहा है जहाँ त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, जहाँ त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है। तो सर्कल जो है वो खिलाड़ियों को बता रहा है, खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसके बाद आपका आयत जो है वो कलाकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका कर रहा है, कलाकारों का। अब दोस्तों आपको देखना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए बता दीजिए, प्रश्न को पढ़िए। मेन चीज था लिखना, मैंने लिख दिया है। एग्जाम सेंटर में जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। कह रहा है कि कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही चिकित्सक। चिकित्सक का मतलब यहां से डॉक्टर से होगा, ये बात आपको ध्यान देना है। तो चलिए बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। बोलो भैया, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। उसने कहा है प्रश्न ने कि कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही चिकित्सक। तो ध्यान से देखना भैया, उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही चिकित्सक मतलब डॉक्टर हैं। तो मतलब उसने पूछा है केवल कलाकारों की संख्या, ऐसी संख्या क्या है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कलाकार हैं, ना वो खिलाड़ी होने चाहिए ना ही वो डॉक्टर होने चाहिए। तो मात्र यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार ऐसा है जो ना खिलाड़ी है और ना ही चिकित्सक। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 1 होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न में। ये प्रश्न आपके सामने आ गया है कि दिए गए आरेख पर आधारित है, जहां त्रिभुज डॉक्टरों का, फिर से वही प्रश्न आ गया है, जहां त्रिभुज डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। तो चलिए बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का, ये डॉक्टर हैं, आप सबको पता है कि त्रिभुज डॉक्टर थे। ठीक है, और इसके बाद जो वृत्त है वो खिलाड़ी हैं, जो वृत्त हैं वो खिलाड़ी हैं, ये हो गया। और इसके बाद आयत कलाकारों का, तो जो आयत है वो कलाकार है, आयत जो है कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है, ये बना लिया हमने।
तो कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर? तो चलिए बताइए भैया, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार? तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, उसने कहा कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार। मतलब डॉक्टर होने चाहिए, ना खिलाड़ी होने चाहिए और ना ही कलाकार। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको ये केवल डॉक्टर की संख्या बतानी है। तो केवल डॉक्टरों की संख्या, ना खिलाड़ी होने चाहिए ना कलाकार होने चाहिए। तो खिलाड़ी का पूरा डायग्राम आपको हटाना है, इसके बाद कलाकार का पूरा डायग्राम आपको हटाना है। तो बाकी आपके पास केवल डॉक्टरों की संख्या कितनी बचती है? 3। और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सब तक जो है बढ़िया से पहुँच गया होगा और बात भी आप सबको समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न था। तो इसी प्रकार से प्रश्नों को एक बार पढ़ना है, समझना है और फिर हमको जो है आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सेकंड हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो डायग्राम यहाँ से हुआ है चेंज। दी गई आकृति में कौन सा से अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है? बताइए, पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। पुरानी भी हो और गाड़ी भी हो, तो बताइए कौन सा अक्षर जो है पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी और ये ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये ऑप्शन है सारे। कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है? बताइए कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। तो चलिए बता दीजिए। तो कह रहा कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। उसने कहा कि पुराना भी हो और गाड़ी भी हो, उसको नीले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला एरिया अगर देखें तो ये वाला एरिया कॉमन है कि पुराना भी है ये वाला एरिया और गाड़ी भी है ये वाला एरिया। तो वाई और वाई आर कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है? तो पुरानी गाड़ियों को वाई तथा आर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वाई तथा आर दर्शाता है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा था, तो पुरानी गाड़ियों को जो दर्शाने वाला अक्षर थे वो वाई और आर थे, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न यहाँ से फिर से चेंज हुआ है, एक नया प्रश्न है, नया डायग्राम है। इसको ध्यान से पहले पढ़िए, लिखिए और फिर प्रश्न का आंसर दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में आयत शेफ को प्रदर्शित करता है। तो आयत ये होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो आयत जो है वो शेफ को प्रदर्शित करता है। इसके बाद वृत्त कोरियोग्राफर को। तो जो वृत्त है, जो सर्कल है, वो किसको प्रदर्शित करता है? वो कोरियोग्राफर को प्रदर्शित करता है। कोरियोग्राफर को, किसको? कोरियोग्राफर को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज गोताखोरों को प्रदर्शित करता है। जो त्रिभुज है वो गोताखोरों को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? गोताखोरों को प्रदर्शित करता है। और वर्ग अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है। ये जो वर्ग है ये अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है। किसको? अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है। तो ये अमेरिकी हैं। क्या हैं? अमेरिकी हैं। सारा हमने लिख लिया। अब प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए सभी लोग।
तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह उन अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है जो या तो कोरियोग्राफर हैं या गोताखोर हैं। अक्षरों का कौन सा समूह उन अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है जो या तो कोरियोग्राफर हैं या गोताखोर हैं। मतलब उन अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है या तो कोरियोग्राफर हैं और या तो गोताखोर हैं। मतलब कोरियोग्राफर भी हो सकते हैं और गोताखोर भी हो सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो अमेरिकी पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो डी की बात करें तो डी जो ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी भी है, कोरियोग्राफर भी हैं। ई की बात करें तो अमेरिकी भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, गोताखोर भी हैं। एच की बात करें तो अमेरिकी भी हैं और गोताखोर भी हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि अक्षरों का कौन सा समूह उन अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है जो या तो कोरियोग्राफर हैं या गोताखोर। मतलब गोताखोर हैं तब भी ठीक है, कोरियोग्राफर हैं तब भी ठीक है। तो यहाँ से डी ई एच आएगा, जो डी ई एच आएगा और डी ई एच जहाँ होगा वही हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो डी की बात करें तो डी अमेरिकियों के साथ में कोरियोग्राफर हैं तो ठीक है, उसने कहा है कि या तो कोरियोग्राफर हो तो डी को ले लिया। ई की बात करें तो ई जो है कोरियोग्राफर, गोताखोर और अमेरिकी भी हैं तो ई को ले लिया। एच की बात करें तो अमेरिकी और गोताखोर हैं इसलिए यहाँ से एच को भी ले लिया। तो डी ई एच आएगा और डी ई एच कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न दोस्तों देखो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो यहाँ से डायग्राम फिर से चेंज हुआ है। डायग्राम को एक बार पढ़िए, बनाइए और फिर इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। क्या आएगा इसका सही जवाब? कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग चिकित्सकों को दर्शाता है, त्रिभुज अनुवांशिकीवादियों को दर्शाता है, वृत्त योग चिकित्सकों को दर्शाता है और आयत पिताओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह योग चिकित्सकों को दर्शाता है जो ना तो अनुवांशिकवादी हैं और ना ही पिता हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए बना लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग चिकित्सकों को दर्शाता है। तो वर्ग क्या है? चिकित्सकों को दर्शाता है। इसके बाद वर्ग ये है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये चिकित्सक हैं। वर्ग चिकित्सकों को दर्शाता है। त्रिभुज अनुवांशिकीवादियों को दर्शाता है। तो जो त्रिभुज है वो अनुवांशिकीवादियों को दर्शाता है। किसको? आनुवांशिकीवादियों को, अनुवंशिकीवादियों को। ठीक है, तो त्रिभुज अनुवंशिकीवादियों को क्या करता है? दर्शाता है। वृत्त योग को दर्शाता है। जो सर्कल है वो योग करने वालों को बताता है, योग को दर्शाता है। और इसके बाद आयत पिताओं को दर्शाता है। जो आयत है वो पिताओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पिताओं को दर्शाता है। तो जो दर्शाने वाला जो कार्य है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आंसर्स बताने का कार्य आप लोगों को कंप्लीट करके देना है। तो अक्षरों का कौन सा समूह योग चिकित्सकों को दर्शाता है जो ना तो अनुवांशिकीवादी हैं और ना ही पिता हैं? तो बताइए कौन सा समूह उन योग चिकित्सकों को दर्शाता है? योग भी हो, चिकित्सक भी हो। योग चिकित्सकों को दर्शाता है जो ना तो अनुवांशिकीवादी हैं और ना ही पिता। तो पिता भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से पूरा तो हटाई दो, इसको नहीं लेना। अब देखिए कि किसमें ऐसा कॉमन है। अक्षरों का कौन सा समूह उन योग चिकित्सकों को दर्शाता है जो ना तो अनुवांशिकीवादी हैं और ना ही क्या है? पिता। तो उन योग चिकित्सकों को दर्शाता है। तो योग करने वाले भी हों और चिकित्सक भी हों। तो चिकित्सक को तो ये दर्शाता है, योग करने वाले ये हैं तो जी आना चाहिए।
उन योग चिकित्सकों को दर्शाता है जो ना तो आनुवंशिकीवादी है और ना ही पिता। तो यहाँ पर सिर्फ जी होना चाहिए, लेकिन इसने जी आंसर दिया नहीं है, तो यहाँ पर एफ और जी मान के चल रहा है योग चिकित्सकों को। तो योग चिकित्सक, ये तो सिर्फ योग को दर्शाता है, चिकित्सक को नहीं दर्शाता, लेकिन फिर भी इसने एफ और जी दिया है। तो चलो भैया इसी को फिर मान लेते हैं, क्योंकि और हमारे पास भी यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई रास्ता नहीं बच रहा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, वैसे तो इस प्रश्न का सही जवाब जी ही था, वो योग चिकित्सकों को दर्शाता है, ठीक है। तो लेकिन जब जी नहीं दिया अकेला, तो एफ और जी हमने क्या किया, हिट करा लिया, जो सबसे करीब का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबका सही हो गया होगा, और इसी के आधार पर हमको जो है आगे बढ़ना है। तो इसको पढ़िए और बताइए कि दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है, वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। तो कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं? तो बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ दोस्तों। तो कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है। तो जो त्रिभुज है वो सांसदों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सांसदों को दर्शाता है। वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है। जो वर्ग है वो मंत्रियों को दर्शाता है, वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है। और वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? महिलाओं को दर्शाता है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो लिखने का कार्य था, दर्शाने का कार्य था, वो हमने कंप्लीट किया है। अब आपको आंसर यहां से देख के बताना है कि इनमें से कौन सी बात सत्य होगी। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं। कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो कुल मिलाकर तीनों में कॉमन होना चाहिए। किसमें? तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या है? ओनली एफ। तो उसने कहा कि कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है, तो सांसद भी हों, फिर मंत्री भी हों और महिलाएं भी हों। तो ऐसा जो पार्ट है वो केवल एफ है जो तीनों को डिनोट कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो देखो, ऐसे प्रश्न मैं बता रहा था कि जो वेन डायग्राम होता है ये एक ऐसा टॉपिक होता है कि अगर एक बार रूल और नियम समझ में आ गए तो फ्री का नंबर होता है। क्यों? ना आपको पेन चलाना है, ना आपको कुछ करना है, बस नज़रें दौड़ाना है और आंसर क्लिक करना है। तो कम समय में हम ऐसे प्रश्नों को करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो उनको जो है ज़्यादा समय नहीं देना है। जितना कम समय में सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए, और उन प्रश्नों के लिए समय बचाइए जहाँ पर वाकई में टाइम प्रश्न लगता है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, रैंकिंग आ गया, बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर सीरीज आ गया, कि जहाँ पर डायरेक्शन आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, वहाँ डायग्राम बनाने की आपको नीडेड पड़ती है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। करा कि निम्न आरेख भौतिकी, रसायन और गणित पढ़ने वालों को दर्शाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है ना, ये भौतिकी को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये आपका जो है ये भौतिकी को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? भौतिकी को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये रसायन को प्रदर्शित कर रहा है। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये गणित को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? गणित को। अब आप लोगों को दिखने लगा होगा। अब बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये भौतिकी है, ये रसायन है और वो गणित है।
तो चलिए बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निम्न आरेख भौतिकी, रसायन और गणित पढ़ने वालों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचानें जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं। बताइए। प्रश्न कह रहा है कि आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचाने जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं। तो गणित को उससे प्रॉब्लम है, तो गणित का डायग्राम जितना होगा सब हटा दो, इसको तो आपको लेना ही नहीं है। अब आपको ये देखना है कि भौतिकी और रसायन में कितना कॉमन बचा। तो भौतिकी और रसायन में केवल और केवल टी बचा, और टी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। टी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं पढ़ते हैं। तो ये ध्यान देना था कि गणित के पोर्शन को तो पूरा आपको निकाल ही देना है, उससे आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मतलब या लेना देना नहीं होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी तीव्र तथा मोटे हैं? बताओ भैया, कितने खिलाड़ी तीव्र तथा मोटे हैं? तो खिलाड़ी भी हो, तीव्र भी हो और मोटे भी हो, कुल मिलाकर तीनों होने चाहिए, और जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इतना छोटा सा प्रश्न है, मुझे लगता है कि देखते ही आंसर आप सब लोग इस प्रश्न का कर दिए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी तीव्र तथा मोटे हैं? तो कितने खिलाड़ी हैं जो तीव्र भी हैं और मोटे भी हैं? तो ऐसी संख्या कितनी है? 30 है, जो तीनों में कॉमन हो, और तीनों में कॉमन सिर्फ आपको यही दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 30, और 30 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो कितना छोटा सा और हलवा सा प्रश्न था। अगर आप, अब मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आपको ढेर सारे प्रश्न करने के बाद कॉन्सेप्ट तो आप सबका क्लियर हो ही गया होगा। अब इसमें आप किसी को भी अब इसका डाउट नहीं बचा होगा कि ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे या क्या करना होगा, क्या नियम होता है, कौन सा क्या एरिया होता है। ये बातें इसलिए मैंने पहले आपको पूरी एक क्लास मैंने आपको दी थी कि जिससे आपका ये जो डाउट है वो समाप्त हो गए। दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं? बताइए, दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा? 18 आएगा, 20 आएगा या 38 आएगा, या इनमें से कोई नहीं जाएगा? तो चलो बताओ दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब आपने क्या किया है। उसने कहा है कि दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं, मतलब खिलाड़ी भी हों और युवा भी हों, उनको लड़कों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खिलाड़ी और युवा का जो डायग्राम है यहाँ से यहाँ तक कॉमन है। तो 18 और प्लस 20, तो 20 और 10 30 और 8 38, तो यहाँ पर 38 लोग आएंगे जो खिलाड़ी भी हैं और युवा भी हैं। तो 20 और 18 को जोड़िए तो 38 कहाँ हैं? तीसरे में। 38 कहाँ है? तीसरे में। बोलो अभी समझ आया कि नहीं आया? उसने पूछा था दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं, तो खिलाड़ी भी हों युवा भी हों, तो ऐसी संख्या 18 और 20 को जोड़ दिया तो कितना निकल कर आई है यहाँ पर? 38। और 38 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर तीसरे में। ओके, चलिए यहाँ पर आ जाइए। दी गई आकृति में कितनी लाल कलम है? दी गई आकृति में कितनी लाल कलम है? लाल भी हो
और कलम भी हो, लेकिन छोटे से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाल कलम होनी चाहिए लेकिन छोटा होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? दी गई आकृति में कितनी लाल कलम है, मतलब लाल भी हो और कलम भी हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आइए दोस्तों उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दी गई आकृति में कितनी लाल कलम है। तो लाल कलम का जो डायग्राम यहाँ से यहाँ तक क्या है, कॉमन है। तो 12 और 20, तो 12 और प्लस 20 को आप जोड़ दीजिए, 20 10 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। 32 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो दी गई आकृति में कितनी लाल कलम है। तो लाल कलम की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 32 आएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये हो गया आपका प्रश्न, दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं। कि दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं। तो झोपड़ी भी हो, आच्छादित भी हो और दलदली भी हो, मतलब तीनों होना चाहिए। लैंग्वेज को पढ़ो ध्यान से। दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित और दलदली हों। झोपड़ी भी है, आच्छादित भी है और दलदली भी है। तो तीनों कॉमन होना चाहिए, झोपड़ी भी होनी चाहिए, आच्छादित भी होनी चाहिए और दलदली भी होनी चाहिए। तो बताइए ऐसा प्रश्न कौन सा है जो आपको दोनों तीनों चीजें देता है। तो दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं। तो आच्छादित भी है, दलदली भी है और झोपड़ी भी है। तो तीनों में जो कॉमन होगा वो कितना दिख रहा है, 19। कितना दिख रहा है, 19। और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ओके, दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं। तो ये जाएगा 19 और 19 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ गया है। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। बताइए, उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, तमिल भी बोल सकते हैं और तेलुगु भी बोल सकते हैं। बताओ भैया कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तमिल भी बोल सकते हैं और तेलुगु भी बोल सकते हैं। छोटा सा प्रश्न है। तमिल और तेलुगु का जितना एरिया कॉमन होगा उनको इंग्लिश बोलने वालों से प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश बोलने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बता दो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तो तमिल और तेलुगु का जो एरिया कॉमन होगा, तमिल और तेलुगु का जो एरिया कॉमन होगा वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो 12 और 9 कितना हो गया, 21 हो गया। और 21 कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक है, जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। अगर ये कहता है कि उन लोगों की संख्या बताए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं, तो फिर 9 को हटा देते, फिर आंसर सिर्फ 12 आता है। ठीक है, जब उसने केवल इंग्लिश की अगर केवल तमिल तेलुगु की बात करता तब भी 9 को हटा देते। जब उसने कहा कि तमिल और तेलुगु, तो 9 लोग भी तो तमिल तेलुगु बोल रहे हैं, भले ही इंग्लिश बोल पा रहे हैं लेकिन तमिल तेलुगु भी तो बोलते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा 21। तो 12 9 21 और 21 कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। ओके, चलिए बहुत खूब। आइए अगले प्रश्न में, इसको बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ने चाहिए, बताना है कि ऐसे छात्रों की संख्या क्या है यहाँ पर। बताओ भाई। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर ना, तो गणित ना पढ़ने वाले, तो गणित के डायग्राम को तो पूरा हटा ही दो। तो कितना बचा यहाँ पर, 7, जो जीव विज्ञान और गणित को कॉमन करता है। और 7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। 7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। बस कुछ करना ही नहीं था, इतना छोटा सा प्रश्न था, इसी को आधार मानकर सॉल्व करना था और आगे बढ़ना था। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं। बताइए, दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं। बताओ भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं। तो लाल भी होने चाहिए, फल भी होने चाहिए और पके हुए भी होने चाहिए। देखो ध्यान से देखो, ये लाल है, ये फल है और ये पके हुए हैं। और उसने वही पूछा है, दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं। लाल भी हो, फल भी हो और पके हुए, मतलब तीनों होने चाहिए। और तीनों में कॉमन अगर देखा जाए तो 10 की अगर बात करें तो 10 लाल नहीं है, 9 की बात करें तो 9 जो है फल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा, 8। 8 ऐसा है जो लाल भी है, पके भी हुए हैं और फल भी है। और 8 कहाँ है, सेकंड, मतलब तीनों में लाल भी हो, फल भी हो और पके हुए भी हों। और ये संख्या दर्शाती है केवल ये वाली जो यहाँ पर रखी हुई है, ये तीनों में डायग्राम को कॉमन करता है। और इसका जो आंसर आएगा ना वो 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। देख पा रहे हैं सभी लोग, चले बढ़िया।
तो बस दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है। एक एक प्रश्न आपके सामने आएगा और आपके जीडी में एक प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी है, तो एक प्रश्न आएगा तो धुआं में उड़ाना है, उसको तुरंत करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है कि अब गलत होने का चांस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और बाकी खुद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी परफेक्शन निकल कर आएगा, क्योंकि आपके रूम पे कोई ना कोई बुक होगा। अगर आप एक अच्छे कंप्यूटर हैं तो कम से कम 2 या 3 बुकें होनी चाहिए आपके रूम पे, क्योंकि एक बुक से कभी भी अध्ययन नहीं किया जाता। आपके पास 2-3 राइटर होने चाहिए। एक अच्छे कंप्यूटर की ये निशानी होती है कि एक बुक से वो सेटिस्फाइड नहीं होता, तो कम से कम 2 से 3 बुकों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं। कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं, ये आपको बताना है। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने। तो बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, करिए और समझने का प्रयास करिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। उसने कहा कि दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है, मतलब बड़ी भी हो, बोतल भी हो, लेकिन नीली ना हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि बड़ी भी हो, बोतल भी हो, लेकिन नीली ना हो। तो बड़ा का डायग्राम तो ये है, बोतल का डायग्राम ये है। उसने कहा नीली ना हो तो पूरा इसको हटा दो, नीले के डायग्राम को पूरा हटा दो। अब आप ये देखो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो बड़ी और बोतल में कॉमन है। ध्यान से देखें तो बड़ी का डायग्राम में पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये तो पूरा चला गया, तो इधर कुछ है नहीं, इधर ही बच रहा है। तो 37 और 43 बच रहा है। 43 की बात करें तो 43 बड़ी तो है लेकिन बोतल नहीं है। 37 की बात करें तो 37 ऐसी हैं जो बड़ी भी हैं और क्या है, बोतल भी है। तो इसका जो सही जवाब होगा 37, और 37 यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 37 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि उसने कहा है कि बड़ी बोतलें नीली नहीं हो, तो बड़ी भी हो, बोतल भी हो, लेकिन नीली ना हो। तो नीली वाले मतलब त्रिभुज के डायग्राम को हमको बाहर निकालना है। बाकी जो बचेगा, जो दोनों में कॉमन होगा, वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होने वाला था। तो इसका उत्तर हमने निकाल लिया, पहला वाला। क्या निकाल लिया, पहला वाला। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सब तक पहुंच गया होगा और सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर भी निकाल लिया होगा, और ये हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पूर्ण विराम देंगे। अभी वेन डायग्राम का एक पार्ट में लेकर आपके सामने और आऊँगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न हैं जो मैं छोड़ रहा था, आप सब देख रहे थे, उस प्रकार के प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा। तो सभी लोग कमर कस लो, और एक वीडियो के डायग्राम के लिए इसका जो है वेन डायग्राम का एक क्लास और के लिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें पढ़ा देनी चाहिए जिससे कुछ छूटे नहीं। और मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि एक भी पॉइंट न छोड़ते हुए रूल्स के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ दोनों चीज़ें साथ में लेकर चल रहा हूँ। कोई भी टॉपिक होगा, आपने देखा होगा, पहले मैंने उसको बेसिक बताया, बेसिक के बाद मैंने उसको कराया, फिर इसके बाद प्रैक्टिस कराई। तीनों चीज़ें मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए भाई। ऑफलाइन भी जाते तो इतना आपको मैं नहीं दे पाता, मैं वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन करा देता हूँ नियम। लेकिन ये है कि ऑफलाइन में आप लोगों को जो है आई कंटेंट के साथ में पढ़ने का मौका मिलता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का मौका मिलता है, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को समझकर उसको और बेहतर ढंग से जो आपको जो है चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा अपना 100% देने का रहता है कि आप लोगों को जो ज़रूरत है उसको हम लोग जो है आप लोगों को प्रोसीड कर पाएँ, प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं आप सबसे एक नई क्लास में। ठीक है, वीडियो वेन डायग्राम का एक अगला पार्ट। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।